आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। और 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो 10 मई 1857 से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और कौन सा शहर से? तो मेरठ से। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 3 नंबर प्रश्न का। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 4 नंबर प्रश्न का। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदंत मार्तंड जो था ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। वहीं अगर बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का। तो 1857 में पयामे आजादी का संपादन किसने किया था? 1857 में पयामे आजादी का संपादन किसने किया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अजीमुल्ला खान ने 1857 में पयामे आजादी का संपादन किए थे। वहीं अगर बात करें 6 नंबर प्रश्न का। तो वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 7 नंबर प्रश्न का। तो वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो था वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 8 नंबर प्रश्न का। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? विष्णु पुराण निम्न में से कौन से वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का। तो सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य में स्थित है सूरकोटदा का पुरातात्विक स्थल। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं? वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न, गेस किया हुआ प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो अंतिम
11 दिनों में आप अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 का ए जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। बात करें 12 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब समाविष्ट किए गए? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बार। जी हाँ, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, निर्णय विधि। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है क्या? निर्णय विधि। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे। और कब बने थे? तो 1925 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या जो है कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मूल अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भाग 3 में मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो संप्रभुता क्षेत्र और आबादी राज्य का अनिवार्य तत्व है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें आज का 19 नंबर प्रश्न का, तो राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन निम्न में से क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक एवं वह दोनों संप्रभुता राज्य के अधीन है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो सरकार किसकी एजेंसी है? सरकार निम्न में से किसकी एजेंसी है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य की। सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। बात करें वहीं 22 नंबर प्रश्न का, तो 22 नंबर में है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। और बिहार का कोकिला किसे कहा जाता है ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है उनका नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य निम्न में से कौन सा है? देश का, भारत का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य जो है निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार जो है ये भारत का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? भैंसा लोटन बांध जो है निम्न में से कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंडक नदी पर बनाया गया है भैंसा लोटन बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 8। वहीं अगर बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवहर। जी हाँ, बिहार के शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। वहीं अगर बात करें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा बिहार का, तो पटना। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा जो है निम्न में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कयात जो है यह म्यांमार की मुद्रा है। बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो 29 नंबर में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला जो है निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया जो है ये बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला है। वहीं अगर बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। साथियों मैं आपको बताते चलूं कि खेल से संबंधित 2023-2022 में जो खेल हुए उनसे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं मैं ऑलरेडी बना करके कल मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं और उसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिया जाएगा जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा चुका है। तो आप वीडियो को देख करके पीडीएफ भी जरूर प्राप्त करें और रिवीजन करें, वहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। और फ्रांस के कौन सा शहर में होगा? तो पेरिस में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत बिहार के किस जिला में हुआ? चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत बिहार के कौन से जिला में हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन की शुरुआत की गई है। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो बिहार के जमुई जिले के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के जमुई जिले के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, अंजनी कुमारी ने बिहार के जमुई जिला के रहने वाले हैं जो भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं।
चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। बात करें 37 नंबर प्रश्न का, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज जो है ये शहद में मुख्य रूप से पाया जाता है। बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसे शरीर का तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है? निम्न में से किसे शरीर का तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। और रक्त जो लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या आते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जी हाँ, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेरी बेरी रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी से होता है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो ये आप याद रखिएगा। यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से अक्रिय गैस कौन सा है? निम्न में से अक्रिय गैस जो है कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। जी हाँ, हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है। बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है। सरलतम हाइड्रोकार्बन का जो IUPAC नाम है क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन का IUPAC नाम है। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो रासायनिक रूप से जंग क्या है? रासायनिक रूप से जंग जो है क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है रासायनिक रूप से जंग। और एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि लोहे में जंग लगने के बाद उसका वजन घटता है या बढ़ता है? तो उसका वजन बढ़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो द्रव्यमान डैश राशि है। द्रव्यमान जो है कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अदिश राशि है द्रव्यमान। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 45 नंबर प्रश्न का, तो रैखिक संवेग बराबर होता है। रैखिक संवेग बराबर क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी द्रव्यमान गुने वेग रैखिक संवेग बराबर होता है। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो श का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य श का जो उच्चारण स्थान है क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी तालु। जी हाँ, तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो मांग शब्द डैश वाचक संज्ञा है। मांग शब्द जो है कौन सी वाचक संज्ञा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है मांग शब्द। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो स्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? स्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामिनी स्वामी का स्त्रीलिंग रूप होता है। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 50 नंबर प्रश्न का, तो चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चांदी काटना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जी हाँ, अत्यधिक कमाई करना, धन अर्जित करना चांदी काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है।
तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए हैं, कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।